Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 21st of October 2023. From today's newspaper, we'll be talking about Namo Bharat. Then there is a news that there is complaint that the government is delaying the appointment of judges of High Court. So better we discuss about the appointment procedures of judges in the Supreme Court, and you can connect it with the appointment of judges of High Court as well. Then there is a topic about the manual scavenging, and Malaysia eyes India to boost the tourism via rustic homestays, Meri Mati, Mera Desh, and Operation Chakra. It is Operation Chakra by CBI. So these are very small topics. You could say it is useful for the prelims point of view. So we can start now with our first topic, that is नमो भारत. ये इंडिया का इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन प्रोजेक्ट है. इंडिजिनस का क्या मतलब होता है? जो लोकली डेवलप हुआ है, यानी हमारी कंट्री के अंदर ही इसको तैयार किया गया है. नमो भारत आपका जो प्रोजेक्ट है, पहले इस प्रोजेक्ट का नाम था रैपिड एक्स प्रोजेक्ट. You must have heard in the news before about the Rapid X before. इसी का अपडेटेड नाम है नमो भारत. ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस प्रोजेक्ट है, जो कि एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रन कर रहा है. अबाउट RRTS, इट इज अ न्यू कम्यूटर ट्रेन सिस्टम. देखो कम्यूटर्स क्या होते हैं? जो डेली अप डाउन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन की बहुत चर्चा सुनी होगी कि लोग अगर ठाणे से नेरुल जा रहे हैं, नेरुल से वाशी जा रहे हैं, पनवेल जा रहे हैं, नवी मुंबई जा रहे हैं, सीएसटी जा रहे हैं फॉर द वर्क पर्पस, तो दे कम्यूट, यानी कि वो डेली अप डाउन कर रहे हैं अपने काम की वजह से. तो उनके लिए ये जो ट्रेन है वो बनाई गई है, दैट इट इज अ न्यू कम्यूटर ट्रेन सिस्टम दैट रन ऑन द रेल एंड इट इज अ सेमी हाई स्पीड एंड हाई फ्रीक्वेंसी. इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर्स पर आवर. मेक इन इंडिया. Namo Bharat is indigenously manufactured with a design speed potential of 180 kilometers per hour and operational speed potential of 160 kilometers per hour. The train is that was created by Alstom, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है जो कि कोचेस बनाती है. इंजीनियरिंग सेंटर इसका हैदराबाद में. नमो भारत was made at Alstom plant, जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर है. तो नमो भारत का पूरा जो बनाया गया है वो गुजरात में इसको बनाया गया. फीचर्स क्या है? ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितनी सीट है वो है, कुछ चीजें हम इसमें देख लेते हैं. 6 इसमें कोचेस होंगे. हर एक कोचेस में 2 रो होंगी, 2 सीट्स होंगी. गाइड्स, 3 तरह के गाइड यहाँ पे आपको मिलेगा. जनरल गाइड, स्पेसिफिक गाइड एंड गाइड जस्ट फॉर द वीडियो. फैसिलिटीज होंगी जैसे कि वाईफाई, सीसीटीवी कैमरास, इमरजेंसी टोल बैक, इंफॉर्मेशन स्क्रीन एंड मेनी मोर. सिक्योरिटी के लिए यस, सीसीटीवी कैमरास आर देयर. तो नाउ यू कैन प्रीटी वेल अंडरस्टैंड. और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रैपिड एक्स क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेमी स्पीड वाली हाई ट्रेन की बात हो रही है. उसका अपडेटेड नाम अगर आ जाता है नमो भारत, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. फिर हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, जो डिले भी कंप्लेंट हुई है. तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किस तरह से किया जाता है, इसको हम एक बार समझ लें. सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, कितने जज है, कहां बैठ रहे हैं, वो हम देखते हैं. तो ओरिजिनली शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस थे. एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था और बाकी क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जजेस थे. तो टोटल उसका स्ट्रेंथ कितना था? 8 जजेस था, राइट. So there was one chief justice of India and 7 other judges. So initially जो strength थी सुप्रीम कोर्ट की वो 8 जजेस की थी. बाद में पार्लियामेंट ने इंक्रीज कर दिया इस नंबर को और आज की डेट में टोटल 34 जजेस है. यानी
एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जो है बाकी अदर जजेस। तो इससे हमको क्या पता चलता है, दैट पार्लियामेंट हैज power to either increase or decrease the number of judges in the Supreme Court. I repeat, what we are talking here, that parliament, okay, that means the parliament has power to increase or decrease the number of judges in the Supreme Court. या आ चुका है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? जी बिल्कुल है। आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि किस पर्सन को, अगर किसी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? हाउ कैन यू अपॉइंट दैट पर्सन, राइट? So according to Article 124 Clause 3 of Constitution, a person can be appointed as a judge of the Supreme Court if, पहली तो कंडीशन है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये तो मतलब सदाबहार कंडीशन है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसने हाई कोर्ट के लिए जज के जॉब के लिए सर्व किया हो, दैट ही मस्ट हैव सर्व और शी मस्ट हैव सर्व एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years और 2 such court in succession। कम से कम 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में काम किया हो। ऑल्टरनेटिवली, या तो उसने 10 साल तक एडवोकेसी करी हो, जिसको हम दलाली भी बोल सकते हैं। तो इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहला कि वो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट में या तो उसने 5 साल काम किया हो या फिर 10 साल उसने एडवोकेट का काम किया हो। प्लस he must be a distinguished jurist in the opinion of the president, क्योंकि अपॉइंटमेंट अल्टीमेटली करेंगे कौन? प्रेसिडेंट करेंगे। देख लेते हैं। The judges of the Supreme Court are appointed by president under clause 124(2). ठीक, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट है हमारे, ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है जजेस का। लेकिन ये पूछेंगे किससे? कंसल्टेशन किससे करेंगे? विथ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मतलब किसी एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना है, तो बाकी देखो हमने क्या बोला, 34 जजेस है, एक उसमें क्या है? सीजीआई है और नॉर्मल 33 जजेस है। तो एक साथ सारे अपॉइंटमेंट थोड़ी होते हैं, किसी एक जज का अपॉइंटमेंट कर रहा है तो बाकी लोगों से पूछा जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा। अब जब अपॉइंटमेंट हो गया, आने के बाद वो अपनी जो ओथ है वो किसको देते हैं? Every appointed judge must make and subscribe to an oath before the president or the appointed person, uphold the sovereignty, integrity of India, perform the duties without fear or favor। अब कोई जज अगर बन जाता है तो कितने समय तक काम कर सकता है? देखो, यार उनकी जो उम्र है वो 65 साल की हो जाती है तब। आप याद रखिएगा, हाई कोर्ट में ये 62 होती है, 62। यू कैन नॉट राइट दैट थिंग, हियर इट इज द 65 years। सैलरी वगैरह सब कुछ कहां से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन द डिफरेंस बिटवीन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स। ना, पोस्ट रिटायरमेंट क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, 65 साल का हो गया या फिर उन्होंने पूरी सर्विस जो है वो दे दी, अब वहां पे बाद में उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? They are prohibited from practicing law in any court in India or pleading before any government authority. So, as per the Article 128 of the Indian Constitution, कोई भी retired judge can be called back to sit and act as a Supreme Court by the prior permission of the President। देखो, वो किसी सरकारी काम में नहीं लग सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में आपके पास जैसे कि एडहॉक जजेस होते हैं, इन सब काम के लिए आप उनको फिर से टेम्पररी पर्पस के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन से आप उनको बुला सकते। अब इनका रिमूवल कैसे हो सकता है? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही रिमूव हो सकता है। रिमूवल प्रोसेस कैसे होगा? ये आपके पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके पास 2 हाउस होते हैं, वन इज योर लोकसभा एंड द अदर इज योर राज्यसभा, राइट? So the removal process requires an address by each house of the parliament, supported by a special majority, that is majority of 2/3 of the members present and voting। और ग्राउंड क्या होगा? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। Parliament has authority to regulate the procedure for presenting an address and investigating and misbehavior। Now, collegium system,
प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था व्हाट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये था एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। ये क्या था? देखो, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कोलेजियम से होता हुआ आया। बाद में सरकार एनजेक लेके आई, उन्होंने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको पास किया। तो यहाँ पे इसको नल कर दिया, वॉइड कर दिया, स्टक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वापस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या बोल दिया कि कोलेजियम से ही आप इनका अपॉइंटमेंट जो है करो। तो कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है, हायर जुडिशरी यानी कि जो हायर जजेस होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, आप उनको यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको आप अपॉइंट करते हो विद द कोलेजियम सिस्टम। यू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द कोलेजियम सिस्टम। अब ये कोलेजियम सिस्टम क्या है? इसमें होंगे आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 कोई भी सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 कोई भी सीनियर जज। ये डिसाइड करते हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट्स, एलोवेशंस, ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो सरकार जब एनजेक लेके आई थी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उनका कहना था कि ये तो जजेस ही जजेस को अपॉइंट करने, तो अंदर करप्शन हो रहा होगा, तो वी शुड हैव एनजेक जिसमें बाकी के लोग भी इंक्लूडेड होंगे, राइट? बट null and void कर दिया। दैट the supreme court said that it is interference in our transference। अब हम बात करते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग के बारे में। व्हाट इज मैनुअल स्केवेंजिंग? पहले आप बताइए कि अगर आपको एग्जैक्ट को डिटेल में समझना है तो उसको आप पॉलिटिकल एक्सिस में देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो है हम उसको इतना ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मैनुअल स्केवेंजिंग। मैनुअल स्केवेंजिंग क्या होता है? जब ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीमेंट, अगर आप उनको पब्लिक की जो गलियां होती, पब्लिक स्ट्रीट है, जो ड्राई लेटरिन्स होती है, सेप्टिक टैंक्स, गटर, सीवर्स, यहां से जो ह्यूमन एक्सक्रीट को रिमूव करने का मेथड होता है, मेथड इन द सेंस जो इंसान, आदमी, इंसान, ह्यूमन बीइंग जब उसको रिमूव करता है, दैट इज नोन एज मैनुअल स्केवेंजिंग। आप उसको मैनुअली क्लीनिंग कर रहे हो। इंडिया ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था अंडर मैनुअल स्केवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। This act banned the use of any individual manually cleaning, carrying, disposing, otherwise handling in any manner human excreta till its disposal. It recognizes it as a dehumanizing practice. तो इस एक्ट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी भी जेंडर का, किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिविजुअल अगर वो मैनुअल स्केवेजिंग करता है तो वो गलत है, बिकॉज ये यहाँ पे बैन कर दिया गया, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक ये बहुत ही इनह्यूमन, डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। तो क्या रीजन है कि इस एक्ट में जब मैनुअल स्केवेंजिंग को बैन कर दिया गया फिर भी ये इतनी प्रिविलेंट है? पहला तो इंडिफरेंट एटीट्यूड और आउटसोर्सिंग का इशू है। इंडिफरेंट एटीट्यूड से हम क्या कहना चाह रहे हैं? Continued reluctance on the part of state government to admit that the practice prevails under their watch। जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक राज्य की सरकार इस चीज को मानने की तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। एडमिट एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही उस चीज को लेकर। आउटसोर्स का क्या इशू है? लोकल बॉडी आउटसोर्स दिस सीवियर क्लीनिंग टेक्स टू द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। However, many of them fly-by-night operators do not maintain proper role of sanitation workers. In case after case of workers being asphyxiated to death, these contractors have denied any association with the disease। अब सोशल इशू देखो, हमेशा कास्ट, क्लास, इनकम डिवाइड था, है और आगे भी रहेगा। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, कास्ट, क्लास और इनकम डिवाइड। कास्ट मतलब लोअर कास्ट या फिर अपर क्लास कास्ट। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, आजकल सब चलता है, कोई कास्ट किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर आप दिस इज वेरी गुड स्टोरी, अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो आपको पूछेंगे भाई आपका नाम क्या, आप बोल दोगे शांतनु, वो बोलेगा नहीं नहीं आपका पूरा नाम क्या है, जाति क्या है, राइट? आपका जाति क्या है। आप थोड़ा सा सिटीज में आओगे, सिस्टम वही है सर। They'll ask you what is your name, you will say Shantanu। So what's your complete name? It's sophisticated, they're asking complete name, but आज की जाति कहीं ना कहीं पूछी जाती है। एक दो इक्को दुक्के एक्सेप्शन को आप छोड़ दीजिए, बट आज भी कास्टिज्म प्रिवेल कर रहा है। आप बोलो कि नहीं इंटर कास्ट शादियां भी हो रही है,
देयर आर वेरी स्मॉल सेक्शन, इंटरकास्ट हो रही है, विदेश में शादियां हो रही है, इधर इंटर रिलीजन शादियां हो रही है, इंटर कंट्री शादियां हो रही है, इट इज देयर, बट वो बहुत ही छोटा सेगमेंट है। बाकी जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, अभी भी क्या हो रहा है कि जो लड़की है वो लोअर कास्ट की है और जो लड़का है वो हायर कास्ट का है, यानी दे आर गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम, क्योंकि उनको लग रहा है कि लड़की हमारी हायर कास्ट में आ जाएगी, इट्स लाइक परचेसिंग अ गर्ल। बट कोई भी लड़का, कोई भी लड़की लोअर कास्ट की लड़की से शादी करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इट्स अबाउट द रूरल एरियाज या मिडिल इनकम कंट्रीज, सिटीज। बड़ी बड़ी सिटीज जैसे मुंबई है, बैंगलोर है, इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंट पैटर्न नोटिस कर सकते हो, बट इसमें इनकम वाली चीज आ जाती है, इनकम डिवाइड वाली चीज आ जाती है, राइट? सो इट इज लिंक्ड टू इंडियाज कास्ट सिस्टम where so-called lower castes are expected to perform this job. So in 1993, India banned the employment of people as manual scavengers. The employment of the manual scavengers and construction of dry latrines, however, the stigma and discrimination associated with it is still linger on. तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है इसको ठीक करने के लिए? पहला तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर अमेंडमेंट बिल आया था 2020। इस बिल के अंदर पूरी तरह से मैकेनाइज्ड सीवियर क्लीनिंग, वेज फॉर ऑन-साइट प्रोटेक्शन, प्रोवाइड कंपनसेशन टू मैनुअल स्केवेंजर्स इन केस ऑफ सिवियर डेथ की बात करते हैं कि अगर पहली बात तो हम मैनुअल स्केवेंजर्स करेंगे नहीं, अगर कोई पकड़ा जाता है, उनकी अगर डेथ हो जाती है, उनको जो है स्केवेंजर्स जो है उनको आप कंपनसेशन जो है प्रोवाइड करा जाएगा। कैबिनेट जो अप्रूवल है अभी इसका थोड़ा सा बाकी है, अप्रूव नहीं हो पाया है। फिर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लेटरिन एक्ट 2013, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट ऑफ 1989, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छ अभियान ऐप, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम, नमस्ते। फिर आ जाएगा कि भाई नमस्ते किससे रिलेटेड है प्रीलिम्स में? आप सोचोगे पता नहीं कोई योजना होगी जिसमें हाथ जोड़ के हम किसी टूरिस्ट का वेलकम करें। नो, इट इज रिलेटेड विथ योर मैनुअल स्केवेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी यहाँ पे आया था 2014। ठीक। देन देयर इज अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल विल सफर एज इंडिया एंड कैनेडा कट डाउन द वीजा सर्विसेज। इस टॉपिक को आप होल्ड ऑन करिए, क्योंकि इसमें इंडिया और जो कनाडा की जो रिलेशंस है उसमें जो डिप्लोमेट्स है उसको कम करने की बात करी गई। 62 डिप्लोमेट से सीधा 21 में आ गए। तो एक छोटा सा ब्रीफ में मैं आपको इसको नहीं बताना चाहती, जिसको हम सीधा एक आईआर का एक अलग टॉपिक करेंगे और विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट इंडिया एंड कनाडा की जो रिलेशंस है। क्योंकि आप बोलोगे कि सिलेबस में तो इंडिया और इट्स नेबर्स लिखा है, तो कनाडा क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके पास इफेक्टिव है, बिकॉज इंडिया की बहुत सारी जनता वहां पर कनाडा जाती है, तो उस पर असर जो है इसका बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। Now coming to the next topic, that Malaysia eyes India to boost tourism via rustic homestay. Sell the rustic homestays to school, universities, women group, professionals and families in India. मलेशिया के अंदर जो टूरिज्म डेलीगेशन है वो स्कूल्स के साथ मीटिंग करते हैं, कॉलेज अथॉरिटीज, अमृतसर टू शोकेस द कंट्रीज डाइवर्स रस्टिक होमस्टेज। तो इसमें कुछ खास है नहीं। मलेशिया जो है होम स्टेज की तरफ जाना चाहता है। मलेशिया इज करेंटली एबल टू अट्रैक्ट 50,000 फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसका जो फोकस है ज्योग्राफी टू ग्रो द सेक्टर कंसिडरेबली। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रखिएगा। फिर आपके पास मेरी माटी मेरा देश रेलवे प्लान, ठीक है, मेरी माटी मेरा देश प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए क्या है। ये एक ऐसा कैंपेन है विच वाज लॉन्च, ये हमारे कंट्री के जो फ्रीडम के लिए जिन जिन लोगों ने सेक्रीफाइस की अपनी जान, अपनी जो लाइफ है सेक्रीफाइस किया, उनको ऑनर करने के लिए, उन ब्रेव हार्ट को ऑनर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, मेरी माटी मेरा देश। इसके अंदर स्पेशल इंस्क्रिप्शन जो है पंचायत के अंदर बनाई जाएगी पूरी कंट्री में। इट वॉज अनाउंस इन द मन की बात बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ आवर कंट्री। देन ऑपरेशन चक्र और सीबीआई का एक ऑपरेशन है जिसमें इन्होंने 76 लोकेशन पे सर्चेस किए हैं, 5 अलग अलग केसेस विच इज रिलेटेड टू द क्रिप्टो स्कैम। 100 करोड़ क्रिप्टो स्कैम हुआ है, उसके लिए सर्च के लिए जो मिशन है वो हुआ है ऑपरेशन चक्र। So this is it for today. Thank you so much. If you are liking the initiative, please do subscribe our channel IS Cafe.